हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये टॉपिक CSIR, UGC नेट, MSc मैथमेटिक्स और अगर आप लोग बीटेक स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। टॉपिक देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आती हैं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ऐसी वीडियोस को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc मैथमेटिक्स, UGC नेट, ऑल काइंड ऑफ मैथमेटिक्स में यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो क्या था, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। पहले तो ये समझेंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता क्या है, कैसी इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोला जाता है। ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। यहाँ पर हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ये आना चाहिए यार। ठीक है, अब आप लोग अगर जानते हो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसी होती थी। अगर आप लोग PF, जिसमें यार सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसमें वो वाली इक्वेशन आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पड़ा हो। जैसा कि यार मान लीजिए मैंने P ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस Q ऑफ एक्स वाई डैश प्लस R ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम G ऑफ एक्स, ये मैंने बोल दिया। ये मेरे पास इक्वेशन जो है, ऐसी इक्वेशन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। अब यहाँ पर कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी हमें गिवन होती है। जैसा कि अगर मैं बाउंड्री कंडीशंस की बात करूं तो बाउंड्री कंडीशंस कुछ यूं हो जाती है, ये ठीक है यार, वो ज़्यादा मोटा था ना, है ना। ओके, तो बाउंड्री कंडीशंस कैसी आ जाती है, जैसे कि y1 यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा 1 भी लिख लेते हैं, y ऑफ अल्फा प्लस अल्फा 2 y ऑफ अल्फा। यहाँ पे y1 y2 लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ऐसा ही सेम बीटा 1 y1 अल्फा बीटा कर देते हैं यहाँ पे, और बीटा 2 y2 बीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ऐसी जब आप लोगों के पास कंडीशंस आ जाती हैं, उसको हम लोग बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। अब हमारा काम यही होता है कि भाई इन बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हुए सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, पूरा पूरा टॉपिक इसके अंदर होगा, बने रहिएगा। आप लोगों के पास यहाँ पर ना कुछ दो टाइप आती है। सबसे पहले तो दो टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यार होता है जी ऑफ एक्स जिसमें जीरो आ जाए, और एक अपने पास ऐसा है जिसमें जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। अब जब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, उसको इसको हम लोग, याद होगा आप लोगों को, होमोजीनियस कहते हैं, होमोजीनियस। और ऐसे वाले केस को हम लोग नॉन होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी सीधी सी बातें हैं, आगे की बातें सुनते जाइएगा। हाँ जी, देखिएगा, यहाँ पर अगला जो केस अराइज होता है, जो केसेस चीजें आती हैं, वो बड़े सीधी सीधी ये है। पहला केस आता है कि आप लोगों के पास y इज इक्वल टू जीरो। जब आप लोगों के पास y इज इक्वल टू जीरो हो, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड ट्राइवल सोल्यूशन। मतलब वो तो यार है ही है, और हमारा जो मेन मोटिव रहता है ना, वो रहता है हमारा y इज नॉट इक्वल टू जीरो ढूंढने में, जिसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। मेन फोकस इसी के ऊपर। ठीक है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। क्लियर? केस डिस्कस करें, क्वेश्चन डिस्कस करें। अच्छा, केस डिस्कस करने से पहले हम लोग ना y इज इक्वल टू जीरो और y इज नॉट इक्वल टू जीरो के रिगार्डिंग हम ना कुछ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें उसके अकॉर्डिंग आइगन वैल्यूज निकालनी है एंड आइगन वेक्टर निकालना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर corresponding to the differential equation y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू जीरो। साथ में कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड y ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों के पास कैसे सॉल्व होता है ये देखिएगा। यहाँ पर दरअसल जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन आ जाए, लैम्डा पड़ा हो, ठीक है ना, ऐसे केस यहाँ पर तीन अराइज होंगे। ठीक है, हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे कि केस वन क्या होता है आप लोगों के पास।
केस ऑन है जब आप लोगों के पास ना लैम्डा इज इक्वल टू 0 है। सीधा सीधा पहला केस हमने देखिएगा, एक डिस्कस करना है लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे, एक करना है हमने लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 पे, जिसमें हम फर्दर दो सब केसेस को चेक करते हैं। एक केस होता है जिसमें लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव चूज किया जाता है, एक में लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव चूज करा जाता है। उनके विद रिस्पेक्ट टू में हम लोग y निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर? समझते जाना क्या क्या है आपके पास। सबसे पहला केस है जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू 0। यार ऐसा करने पे ना ये रह जाएगा बस मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जब मैं लैम्डा का वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करूंगा ये रह जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगा ना तो वो आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू c1। और अगर दोबारा से मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वो आ जाएगा y इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ये मेरे पास आ चुका है। अब इन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू में हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी है और मुझे सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, मेरा मोटिव याद रखना नॉन ट्राइवल सोल्यूशन ढूंढने में होगा, ट्राइवल में नहीं। ठीक है, देखिएगा जब मैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 लगा रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू द 0। y is equal to 0, x is equal to 0 means my c2 will be 0. And similarly, if my y of 1 is equal to 0, then my c1 will also be the 0. तो अपना c1 भी आ गया 0, c2 भी आ गया 0। ऐसा करने से क्या मिल गया, ऐसा करने से मेरा y जो आ गया ना वो 0 आ गया। और अगर 0 आ गया है that means this is my it is our ट्राइवल सॉल्यूशन। ये मेरा ट्राइवल सॉल्यूशन है। और जब भी मेरे पास ट्राइवल सॉल्यूशन होगा ना हम उसको सॉल्यूशन नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे। अपना सॉल्यूशन मेन चाहिए, हमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन चाहिए, वो नहीं हम निकाल पाएंगे। सो y is equal to 0 is our ट्राइवल सॉल्यूशन, we will look for something else। ओके, हम केस सेकंड के ऊपर आते हैं। इसके बाद ये केस सेकंड क्या आएगा, जैसा कि केस सेकंड यार आप लोग एक कंसीडर कर लीजिएगा लैम्डा का वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू लेस देन 0। मैं लेट कर लेता हूँ यार मेरा कुछ लैम्डा जो है ना वो माइनस म्यू स्क्वायर कैटेगरी का हो। देखिएगा म्यू माइनस का म्यू स्क्वायर है, नेगेटिव फॉर्म में ही है। म्यू स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, इसीलिए मैंने लैम्डा का वैल्यू ये चूज करा है। सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां पे अपने पास जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, दैट इज y डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यार ये कुछ ऐसी इक्वेशन नहीं लग रही, डी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलते थे। और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड किया करते थे। वो आ जाते थे कुछ m स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके। यहाँ से मेरे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आ जाएगा और m का वैल्यू जो आ गया वो आ गया प्लस माइनस म्यू। अगर प्लस माइनस म्यू आ गया इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन लिखते थे, यानी कि पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे ना, CF लिखेंगे। तो CF मेरा हो जाएगा y रहने देते हैं, ठीक है ना, y रहने देते हैं। CF इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू पावर म्यू x प्लस C2 e रेज़ टू पावर म्यू x। और फिर साथ में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते थे। अब जब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात आएगी, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सिर्फ तभी फाइंड होता है जब आप लोगों के पास राइट हैंड साइड 0 हो और 0 ना हो। इस केस में तो राइट हैंड साइड वैसे ही 0। अगर यार इस केस में राइट हैंड साइड मेरी 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी 0 आएगा। और जो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन लिखा जाता था y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो बन जाएगा C1 e रेज़ टू पावर म्यू x प्लस C2 e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ म्यू x। तो ये मेरा है कंप्लीट सोल्यूशन। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग अपनी बाउंड्री कंडीशंस को लगाना है और फिर बताएंगे कि आंसर अपना क्या आता है, ट्राइवल आता है कि नॉन ट्राइवल आता है। देखिएगा मेरा सोल्यूशन जो है वो कुछ यूं है, C1 e रेज़ टू पावर म्यू x प्लस C2 e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ म्यू x, ये है ना, ये है। बाउंड्री कंडीशन थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। देख लेते हैं क्या आता है अपने पास, आ जाएगा 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास एक बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल करने पे आ गया। ऐसा ही सेम y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 अगर है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से यार मैं C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2 लिख लेता हूँ। ठीक है, C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2 ऐसा करके लिख देते हैं। ये आ जाएगा C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2, सो दिस विल बिकम माइनस C2 e रेज़ टू पावर म्यू
ई रेस्ट पावर म्यू प्लस C2 ई रेस्ट पावर माइनस म्यू, इस तरीके से। यहाँ पर ना कभी भी ई रेस्ट पावर म्यू, ई रेस्ट पावर माइनस म्यू, ये कभी भी ना नेगेटिव नहीं, जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ से C2 को कॉमन भी निकालूं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस यू माइनस ई रेस्ट पावर म्यू। मैं ये कह रहा हूँ ये टर्म मेरी कभी भी जीरो नहीं आएगी, तो इस तरीके से मेरे C2 को भी जीरो होना पड़ा। अगर मेरा C2 जीरो हो गया, मेरा C1 भी जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मेरा y इज इक्वल टू जीरो सोल्यूशन आ गया, जो कि ट्राइवल बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? तो अब हम लोग थर्ड केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। केस थर्ड है ये अपना, जिसमें अपना लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अगर लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि यार मेरा लैम्डा जो है ना वो कुछ म्यू स्क्वायर कैटेगरी का होगा, जिसमें मेरा म्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। पॉजिटिव ही चूज करेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं। इक्वेशन मेरी बन गई y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आ गया। अगर ये इक्वेशन आ गया है तो फिर से यार ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसा हम पहले निकाल रहे थे, एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर आ गया, और एम इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आ गया, आयोटा म्यू आ गया, ठीक है ना। जब आपके पास कॉम्प्लेक्स आते हैं ना, डिस्टिंक्ट और कॉम्प्लेक्स आते थे, ऐसे केस में जो CF लिखा जाता था वो लिखा जाता था e रेज़्ड टू पावर अल्फा एक्स C1 cos x, ऐसा करके ना। तो अल्फा का वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है, ठीक है ना। C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 sin म्यू एक्स, ये आ जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं PI की बात करूं और कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करूं, PI तो मेरा जीरो है, तो मेरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा गया वो लिखा गया C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 sin म्यू एक्स, ये लिखा जाएगा जी। और अगर ये आ गया है, अब लगाएंगे हम अपना काम, बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे। दैट इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये y इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं क्या मिलता है। 0 C1 cos म्यू 0 हो गया प्लस C2 sin 0। देखिएगा साइन 0 की वजह से ना ये सारी की सारी क्वांटिटी मेरी 0 है, और यहाँ से मेरा C1 0 आ गया, क्योंकि cos 0 मेरा 1 होता है। क्लियर? 1 इंटू C1 करेंगे, C1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो C1 मेरा 0 है। अब अगर मेरा C1 0 है, दैट मीन्स मेरा सोल्यूशन के अंदर ये वाला पार्ट प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो मैं अब y इज इक्वल टू C2 sin म्यू एक्स, इसके ऊपर अपनी बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल करूंगा। देखिएगा वो क्या आ जाएगी। y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये बन गया भाई 0 C2 sin म्यू। क्लियर? यार अब ना ये मेरा C2 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा मैंने सोल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। ये मैं चाहता ही यही हूँ यार, मेरे को पास आना ही चाहिए एक सोल्यूशन। और जितने भी हमने पीछे केसेस डिस्कस किए, सभी में मेरा C2 C1 y इज इक्वल टू 0 आ रहा था। एक केस तो ऐसा होगा ना जहां पर मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, तो हम ऐसे केस में C2 को मान के चलेंगे कि यार मेरा C2 नहीं 0 है। आप इसको नाम अलग भी लिख सकते हैं, C3 और C4 भी कर सकते हैं, आप लोगों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। C3 C4 लिख के फिर C4 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? C2 मेरा यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। अगर C2 मेरा 0 नहीं है तो मेरे साइन म्यू को 0 होना पड़ेगा। क्लियर जी? क्योंकि अपना आंसर यहाँ पर 0 आ रहा है, वो 0 कब आएगा? या तो C2 0 होगा या तो साइन म्यू 0 होगा। मैं कह रहा हूँ C2 मेरा 0 हो ही नहीं सकता, तो साइन म्यू को 0 होना पड़ेगा, जिसकी वजह से यार आप लोग जानते हैं ना साइन 0 कब होता है? साइन हर n पाई के ऊपर 0 होता है। साइन और साइन कट गया, म्यू इज इक्वल टू n पाई मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू n पाई आ गया। अब देखना जरा, अगर म्यू मेरे पास n पाई है तो मैंने यहाँ पर एक काम करा था, म्यू स्क्वायर मुझे लैम्डा फाइंड करना है, तो मेरा लैम्डा क्या आ जाएगा? n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे दिस इज माय आइगन वैल्यू। क्लियर जी? तो लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर इज माय आइगन वैल्यू। ये ऐसी इंग्लिश नहीं लिखनी आप लोगों ने, माय में कुछ नहीं लिखना, इज अवर, हमारा। ठीक है, ये हमारा, माय नहीं है, मेरा अकेले का नहीं है, आप सभी का। इज माय इज अवर आइगन वैल्यू। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर इज अवर आइगन वैल्यू। अब नेक्स्ट काम आप लोग ये करेंगे कि आप लोगों को सोल्यूशन निकालना चाहिए यार। अब सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन हमेशा उसके विद रिस्पेक्ट टू में निकलेगा जिसने आपको ये वैल्यू दी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू मिला था
ये मिला था इसकी वजह से, हमारे पास ये आया था ना लास्ट, ये फाइनल था y इज इक्वल टू c2 sin म्यू x ये। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू c2 sin म्यू था मेरा n पाई x, ये मेरा रहेगा इज माई मेन सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरा मेन सॉल्यूशन है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। होप कि आप लोगों को एक क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया है, कितने मिनट का बन गया है, आई थिंक 20 मिनट तक का तो बन ही गया होगा। बहुत सारे केसेस डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग और वीडियोस चाहते हैं, मैं यहाँ पर और वीडियोस भी अपलोड कर देता हूँ। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगली टॉपिक में हम लोग कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।